दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह एक ऐसा लड़के की है जिसे बाइक चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक था और उस लड़के का नाम विकास था। तो चलिए अब यह कहानी विकास के जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद एक छोटे से गांव में मैं रहता हूँ। बचपन से ही मुझे बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उस वक्त मेरे पास सिर्फ साइकिल हुआ करती थी और मैं शुरू से ही अपने पापा से मुझे बाइक दिलाने की काफी ज्यादा जिद कर रहा था। तभी मेरे पापा ने कहा कि तुम एक बार 10वीं क्लास पास कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। अब जैसे ही मैंने 10वीं क्लास पास की तो पापा ने मुझे बाइक दिला दी। उस वक्त हमारे गांव में कुछ एक आधा गिने चुने लोगों के पास ही बाइक हुआ करती थी। बाकी ज्यादातर गांव में सभी लोगों के पास साइकिल ही थी और गांव के सभी लोग अपनी साइकिल से ही शहर की तरफ आने जाने का काम किया करते थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइकिल बाइक की तुलना में बहुत धीरे चलती है और इसी वजह से उन लोगों को शहर जाकर आने में पूरा एक दिन लग जाता था। लेकिन मेरे घर पर बाइक आने के बाद सभी लोग खुश थे, क्योंकि हम कुछ ही घंटे में जब भी कोई काम होता था तो शहर जाकर वापस आ जाते थे और धीरे धीरे मेरा यह बाइक का शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब मैं कहीं भी जाता था तो बाइक से ही जाता था, लेकिन मुझे इस बात का शुरू से जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन मेरा यह बाइक चलाने का शौक मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मुसीबत भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयंकर। ऐसी मुसीबत का शायद ही किसी ने सामना किया होगा। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब हमारे गांव में ही मेरे चाचा के लड़के को बच्चा हुआ था और वह अपनी पत्नी को लेकर शहर के एक अस्पताल में थे। जब गांव में उनके लड़का होने की खबर फैली तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। तभी मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगल बगल के सभी लोग उनसे मिलने शहर के अस्पताल में जा रहे हैं और इस वक्त हमारे खेत में धान की कटाई चल रही है, तो तुम्हारी माँ और मैं तो वहां पर जा नहीं सकते। इसीलिए हमारे घर की तरफ से तुम उनसे जाकर मिल आओ। अगर तुम शहर के अस्पताल में जाकर उनसे मिल आओगे तो उनके भी मन में थोड़ा ऐसे रहेगा कि उनके घर से भी कोई मिलने आए थे। पापा की यह बात सुनने के बाद मैंने उन्हें शहर में जाने के लिए फटाफट हाँ कह दी, क्योंकि इसी बहाने मुझे एक लंबी दूरी पर बाइक चलाने का मौका फिर से मिलने वाला था और इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद मैं उस दिन सुबह के समय ही घर से नहा धोकर शहर के अस्पताल में जाने के लिए अपनी बाइक लेकर अपने गांव से निकल गया था। मेरे गांव से शहर के उस अस्पताल की दूरी यही कोई 90-100 किलोमीटर के आसपास थी और उस दूरी को तय करने में मुझे 2 से ढाई घंटे का समय लगने वाला था। सुबह के टाइम जाते वक्त तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं बड़े ही आराम से अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल में 3-4 घंटे रुकने के बाद मैं वापस वहां से अपने गांव के लिए निकल पड़ा। अभी मैं अस्पताल से कुछ दूर आया ही था कि तभी मैंने बाइक चलाते हुए मेरी नजर ऊपर आसमान की तरफ गई और जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि दूर आसमान से काफी तेज तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है और उस तूफान के साथ काफी ज्यादा मिट्टी भी उड़ती हुई आ रही है। दूर से दिखने में वह तूफान बहुत ही ज्यादा बड़ा बवंडर दिखाई दे रहा था और उसको देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि यह तूफान अपने साथ मिट्टी का बवंडर भी ला रहा है। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि शायद इस तूफान के यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं इस दूरी को पार कर लूंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी यह सोच गलत साबित हो गई और वह तूफान अब वहां तक पहुंच चुका था। तूफान को हमारे गांव की आम भाषा में आंधी बोलते हैं। तो उस वक्त वह आंधी इतनी तेज थी कि एक तो उसके साथ मिट्टी बहुत ज्यादा उड़कर आ रही थी, जो कि बाइक चलाते वक्त आंखों में लग रही थी, और इसके साथ ही उस आंधी का झोंका इतना तेज था कि बाइक अपने आप ही चलते टाइम सड़क के दूसरी तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बाइक चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे ही हवा का तेज झोंका आता था तो बाइक चलते चलते अचानक से ही सड़क के दूसरी तरफ चली जाती थी और उसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा डर यह लग रहा था
कि कहीं रॉन्ग साइड में जाने की वजह से कोई दूसरी गाड़ी वाला मुझे टक्कर ना मार दे। और इसी वजह से अब मैंने बाइक की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया और अब मैं धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से वह आंधी और भी ज़्यादा विकराल रूप ले ली। अब उस आंधी के साथ साथ बारिश की भी कुछ बूंदें गिरने लगीं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। हमारे गांव से जो शहर का रास्ता था वह काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। उस रास्ते पर ना ही तो ज़्यादा कोई इंसानी बस्ती आती थी और ना ही बीच में कोई रुकने की जगह थी। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। अब तक मैं शहर की आबादी वाले क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था। जब वह बारिश की बूंदें गिरने लगीं तो मैं उस रास्ते की एक ऐसी सुनसान जगह पर था जहां पर मैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए कहीं पर भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहां पर रुककर मैं अपने आप को बारिश में भीगने से बचा सकूं। अब आंधी के साथ साथ बारिश ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और उस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था। चलती हुई बाइक पर बारिश की बूंदें किसी पत्थर की तरह मेरे शरीर पर लग रही थी। उस वक्त मैं किसी तरह अपनी बाइक को धीरे धीरे चलाते हुए उस बारिश और आंधी के बीच अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त तक चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था और अब तो आसमान में बिजलियां भी गरजने लगी थीं। जब हम लोग शहर से गांव की तरफ आते हैं या गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो उस रास्ते पर सड़क के किनारे एक जगह पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आता है, जिसकी टहनियां इतनी ज्यादा लंबी हैं कि उन्होंने पूरी सड़क पर अपना कब्जा कर रखा है और वह सड़क बिल्कुल उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती है। कभी कभार तो कोई ट्रक या ट्रैक्टर जरूरत से ज्यादा ओवरलोड होकर आते हैं तो वह उस बरगद के पेड़ की टहनियों में फंस जाते हैं, क्योंकि उस बरगद के पेड़ की टहनियां बहुत ही ज्यादा नीचे हैं। और अब उस वक्त जब मैं उस बारिश के बीच अपने गांव की तरफ बाइक से जा रहा था तो वह बरगद का पेड़ अब आने ही वाला था। जैसे ही मैं उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरा तो मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसको देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नज़ारे को देखकर मुझे यह समझ में ही नहीं आया कि मैं यह मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूं। बारिश की गिरती हुई बूंदों में भीगने की वजह से और उस तेज चलती हुई आंधी की वजह से पहले से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और अब उस नज़ारे को देखने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा ठिठुर गया था। दरअसल जैसे ही मैं अपनी बाइक को चलाते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बरगद के पेड़ की टहनी पर सड़क के बीचों बीच ऊपर की तरफ एक औरत का कटा हुआ सिर लटक रहा है और वह सिर उसके बालों से टहनी से बंधा हुआ है। वह सिर्फ किसी औरत की मुंडी ही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस औरत के कटे हुए सिर के ऊपर पड़ती है तो मैं देखता हूँ कि उसकी आंखें अब भी किसी जिंदा इंसान की तरह बिल्कुल खुली हुई हैं और वह काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ आई हुई है। उस वक्त अचानक से उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या मैं बाइक को रोककर उसे देखूं कि वह किस औरत का कटा हुआ सिर है। लेकिन उस वक्त मेरे चारों तरफ माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ था कि मुझे वहां पर रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई और उसे देखने के बाद तो मैं अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और तेज गति से वहां से निकलने लगा। अभी मैं अपनी बाइक को भगाते हुए वहां से निकल ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि काफ़ी ज़्यादा रेस देने के बावजूद भी मेरी बाइक तेज़ गति से नहीं चल रही है। और जब मैंने अपनी नज़रों को चलती हुई बाइक से ही नीचे टायरों की तरफ घुमाया तो मुझे नज़र आया कि मेरी बाइक का पीछे वाला पहिया पंचर हो चुका है। और यह देखकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उस वक्त तक मैं उस बरगद के पेड़ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर ही आया था और इतनी सी दूर आते ही मेरी बाइक के टायर का पंचर हो जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे ही उस नज़ारे को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उस वक्त मुझे किसी भी हाल में जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचना था, लेकिन ऐसे में बाइक का पंचर हो जाना मुझे और भी ज़्यादा भयभीत कर रहा था। तभी मुझे न चाहते हुए भी बाइक को वहीं पर ही रोकना पड़ा और जब मैं बाइक से उतरकर टायर को देखता हूँ तो उस वक्त तक टायर की पूरी हवा निकल चुकी थी और ऐसी स्थिति में अब मैं बाइक को नहीं चला सकता था।
इसके बाद उस बारिश में भीगते हुए और उस आंधी के बीच में मैं पैदल ही अपनी बाइक को तेज कदमों के साथ गांव की तरफ दौड़ाने लगा। उस वक्त मैं अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ऐसी आंधी और बारिश में मुझे कोई पंचर की दुकान भी शायद ही मिलेगी, और अगर किसी की कोई पंचर की दुकान रास्ते पर होगी भी तो वह ऐसी आंधी और तूफान को देखकर अपनी दुकान को बंद करके घर जा चुका होगा। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि शायद इस तूफान के यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं इस दूरी को पार कर लूँगा। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी यह सोच गलत साबित हो गई और वह तूफान अब वहाँ तक पहुँच चुका था। तूफान को हमारे गांव की आम भाषा में आंधी बोलते हैं। तो उस वक्त वह आंधी इतनी तेज थी कि एक तो उसके साथ मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़कर आ रही थी, जो कि बाइक चलाते वक्त आंखों में लग रही थी, और इसके साथ ही उस आंधी का झोंका इतना तेज था कि बाइक अपने आप ही चलते टाइम सड़क के दूसरी तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे ही हवा का तेज़ झोंका आता था तो बाइक चलते चलते अचानक से ही सड़क के दूसरी तरफ चली जाती थी, और उसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा डर यह लग रहा था कि कहीं रॉन्ग साइड में जाने की वजह से कोई दूसरी गाड़ी वाला मुझे टक्कर ना मार दे। और इसी वजह से अब मैंने बाइक की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया और अब मैं धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से वह आंधी और भी ज़्यादा विकराल रूप ले ली। अब उस आंधी के साथ साथ बारिश की भी कुछ बूंदें गिरने लगीं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। हमारे गांव से जो शहर का रास्ता था वह काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। उस रास्ते पर ना ही तो ज़्यादा कोई इंसानी बस्ती आती थी और ना ही बीच में कोई रुकने की जगह थी। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। अब तक मैं शहर की आबादी वाले क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था। जब वह बारिश की बूंदें गिरने लगीं तो मैं उस रास्ते की एक ऐसी सुनसान जगह पर था जहां पर मैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए कहीं पर भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहां पर रुककर मैं अपने आप को बारिश में भीगने से बचा सकूं। अब आंधी के साथ साथ बारिश ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और उस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था। चलती हुई बाइक पर बारिश की बूंदें किसी पत्थर की तरह मेरे शरीर पर लग रही थीं। उस वक्त मैं किसी तरह अपनी बाइक को धीरे धीरे चलाते हुए उस बारिश और आंधी के बीच अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त तक चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था और अब तो आसमान में बिजलियां भी गरजने लगी थीं। जब हम लोग शहर से गांव की तरफ आते हैं या गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो उस रास्ते पर सड़क के किनारे एक जगह पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आता है, जिसकी टहनियाँ इतनी ज़्यादा लंबी हैं कि उन्होंने पूरी सड़क पर अपना कब्जा कर रखा है, और वह सड़क बिल्कुल उस बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती है। कभी कभार तो कोई ट्रक या ट्रैक्टर ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड होकर आते हैं तो वह उस बरगद के पेड़ की टहनियों में फंस जाते हैं, क्योंकि उस बरगद के पेड़ की टहनियाँ बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं। और अब उस वक्त जब मैं उस बारिश के बीच अपने गांव की तरफ बाइक से जा रहा था तो वह बरगद का पेड़ अब आने ही वाला था। जैसे ही मैं उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरा तो मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसको देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नज़ारे को देखकर मुझे यह समझ में ही नहीं आया कि मैं यह मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ। बारिश की गिरती हुई बूंदों में भीगने की वजह से और उस तेज चलती हुई आंधी की वजह से पहले से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, और अब उस नज़ारे को देखने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा ठिठुर गया था। दरअसल जैसे ही मैं अपनी बाइक को चलाते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बरगद के पेड़ की टहनी पर सड़क के बीचों बीच ऊपर की तरफ एक औरत का कटा हुआ सिर लटक रहा है, और वह सिर उसके बालों से टहनी से बंधा हुआ है। वह सिर्फ किसी औरत की मुंडी ही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस औरत के कटे हुए सिर के ऊपर पड़ती है तो मैं देखता हूँ कि उसकी आंखें अब भी किसी जिंदा इंसान की तरह बिल्कुल खुली हुई हैं और वह काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ आई हुई है। उस वक्त अचानक से उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या मैं बाइक को रोक कर उसे देखूं कि वह किस औरत का कटा हुआ सिर है।
लेकिन उस वक्त मेरे चारों तरफ माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ था कि मुझे वहां पर रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। और उसे देखने के बाद तो मैं अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और तेज गति से वहां से निकलने लगा। अभी मैं अपनी बाइक को भगाते हुए वहां से निकल ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि काफी ज्यादा रेस देने के बावजूद भी मेरी बाइक तेज गति से नहीं चल रही है। और जब मैंने अपनी नजरों को चलती हुई बाइक से ही नीचे टायरों की तरफ घुमाया तो मुझे नजर आया कि मेरी बाइक का पीछे वाला पहिया पंचर हो चुका है। और यह देखकर तो मैं काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि उस वक्त तक मैं उस बरगद के पेड़ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर ही आया था। और इतनी सी दूर आते ही मेरी बाइक के टायर का पंचर हो जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे ही उस नज़ारे को देखने के बाद मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। उस वक्त मुझे किसी भी हाल में जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचना था, लेकिन ऐसे में बाइक का पंचर हो जाना मुझे और भी ज्यादा भयभीत कर रहा था। तभी मुझे न चाहते हुए भी बाइक को वहीं पर ही रोकना पड़ा। और जब मैं बाइक से उतरकर टायर को देखता हूं तो उस वक्त तक टायर की पूरी हवा निकल चुकी थी और ऐसी स्थिति में अब मैं बाइक को नहीं चला सकता था। इसके बाद उस बारिश में भीगते हुए और उस आंधी के बीच में मैं पैदल ही अपनी बाइक को तेज कदमों के साथ गांव की तरफ दौड़ाने लगा। उस वक्त मैं अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ऐसी आंधी और बारिश में मुझे कोई पंचर की दुकान भी शायद ही मिलेगी, और अगर किसी की कोई पंचर की दुकान रास्ते पर होगी भी तो वह ऐसी आंधी और तूफान को देखकर अपनी दुकान को बंद करके घर जा चुका होगा। मेरे द्वारा आवाज लगाने के थोड़ी ही देर बाद उस घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आता है और मुझसे कहता है कि बोलो बेटा, क्या बात है। तो मैं उससे कहता हूं कि मैं काफी दूर से इस बारिश में भीगते हुए आ रहा हूं और मेरी बाइक भी पंचर हो गई है, तो क्या थोड़ी देर के लिए, जब तक यह बारिश ना रुक जाए, मैं आपके घर पर रुक सकता हूं। मेरे मुंह से यह बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम आराम से यहाँ पर बैठो और जब बारिश खत्म हो जाए उसके बाद अगर तुम यहाँ से जा पाओ तो चले जाना। उस बूढ़े आदमी के मुंह से यह बात मुझे एक पल के लिए तो थोड़ी सी अजीब लगी। मैंने सोचा कि ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि यहाँ से जा पाओ तो चले जाना, पर उस वक्त मुझे उस बारिश में भीगने से बचना था और वहां पर रुकने की असली वजह तो मेरे पीछे पड़ी हुई वह डायन या चुड़ैल थी, जिसका एहसास मुझे बार बार हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद इस बूढ़े आदमी के पास रुककर तो मैं थोड़ा सुरक्षित रहूंगा, लेकिन इसके आगे मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला था उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे वहीं पर बैठने के लिए बांस की लकड़ी से बनी हुई एक मचिया ला दी, जिसके ऊपर मैं बैठ गया और वह बूढ़ा आदमी भी वहीं पर मेरे सामने बैठ गया। उस वक्त उस बूढ़े आदमी ने कंबल ओढ़ रखी थी। उसको कंबल ओढ़ा हुआ देखकर मैंने सोचा कि बारिश की वजह से काफी ज्यादा सर्दी हो गई है, शायद इसी वजह से इस बूढ़े आदमी ने कंबल ओढ़ रखी है। उस वक्त मैं उस बूढ़े आदमी के साथ उस कच्चे घर से बाहर की तरफ बैठा हुआ था। तभी वह बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि बेटा, तुम तो बारिश में काफी ज्यादा भीग चुके हो और तुम्हें काफी ज्यादा सर्द भी लग रही है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा देता हूँ। पहले तो मैंने उसको मना किया, लेकिन उसके काफी ज्यादा कहने पर मैंने उसे हाँ कह दी और उसके बाद वह अपने घर के अंदर किसी को चाय बनाने के लिए बोलता है। तब मैं उससे पूछता हूं कि आपके अलावा भी घर के अंदर कोई है क्या? तो वह मुझसे कहता है कि हाँ, मेरी घर वाली है। अभी उस बूढ़े आदमी को चाय के लिए आवाज लगाए हुए थोड़ी ही देर हुई थी और तभी अंदर से एक औरत चाय लेकर आती है। उसको इतनी जल्दी चाय लाता हुआ देखकर मैंने सोचा कि इसने इतनी जल्दी चाय कैसे बना ली, लेकिन उस वक्त मुझे काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी। इसी वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस औरत से चाय ली और मैं वहीं पर बैठा बैठा चाय पीने लगा। लेकिन जब वह औरत चाय लेकर आई थी तभी से उसने एक लंबा सा घूंघट ओढ़ रखा था। जब मैं चाय पी रहा था तो मैंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अपनी चाय नहीं पी रहा था। उसने अब तक एक भी सिप चाय की नहीं ली थी। तभी मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूं कि क्या हुआ, आप चाय क्यों नहीं पी रहे हो? तो वह मुझसे कहता है कि मेरी शुरू से ही आदत है
मैं चाय को ठंडी होने के बाद ही पीता हूँ। गर्म चाय पीने की वजह से मेरे दांतों में दर्द होने लगता है। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैंने सोचा कि शायद बुढ़ापे की वजह से ऐसा होता होगा, और उसके बाद मैं फिर से चाय पीने लगा। अब जैसे ही मैंने मेरी चाय को ख़त्म करके गिलास को नीचे रखा तो मेरे द्वारा गिलास को नीचे रखते ही अचानक से वह औरत अपने चेहरे पर से अपना घूंघट हटाती है, और जब वह अपने चेहरे से अपना घूंघट हटाती है तो मेरी नज़र उसकी तरफ जाती है, और उसको देखते ही मेरी तो होशो हवास गुम हो गए। मेरा दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा और इतनी ठंड में भी मेरे सर से पसीना निकलने लगा, क्योंकि जब उस औरत ने अपना घूंघट हटाया और मेरी नज़र उसके चेहरे की तरफ गई तो मैंने देखा कि यह वही औरत थी जो थोड़ी देर पहले मुझे मेरे पीछे चलते हुए बाइक के शीशे में दिखाई दे रही थी, और जिसकी कटी हुई मुंडी थोड़ी देर पहले उस बरगद के पेड़ से लटकी हुई थी। अब मेरी तरफ देखकर वह औरत एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। उसको देखकर मैं समझ गया कि आज इस चुड़ैल ने मुझे अपने झांसे में फंसा लिया है। अभी मैं उस चुड़ैल को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ ही था कि तभी अचानक से वह बूढ़ा आदमी भी अपने ऊपर ओढ़ी हुई कंबल को हटाता है, और जैसे ही वह कंबल को हटाता है तो मुझे दिखाई देता है कि उस बूढ़े आदमी के कान ही नहीं हैं, और उसकी जो जीभ थी वह भी उसके मुंह से काफी ज्यादा बाहर लटकी हुई है, जैसे किसी कुत्ते की जीभ बाहर लटकी हुई होती है, ठीक वैसे ही। अब यह सब देखकर तो मैं समझ गया था कि आज तो यहाँ पर मेरी मौत पक्की है, मुझे अब कोई भी नहीं बचा सकता। अब वह चुड़ैल और वह बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगे, और अब उनकी हंसी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा तेज होती जा रही थी, और जितनी तेज उनकी हंसी हो रही थी उतनी ही तेजी से उनका वह रूप भी बदलता जा रहा था। धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी का रूप किसी नर पिशाच की तरह हो गया था, और वह औरत भी अब बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चाहा, लेकिन डर के मारे मेरे शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर चुका था। उस वक्त मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे थे, और मैं चाहकर भी वहां से नहीं भाग पा रहा था। तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद मेरी यहाँ पर डर के मारे हार्ट अटैक आकर मौत हो जाएगी, और उस वक्त मैंने यह मान लिया था कि शायद यही मेरे जीवन के अंतिम पल हैं, और मैं मेरे जीवन के अंतिम पलों में भगवान को याद करने लगा था कि हे भगवान, यदि जीवन में मुझसे कभी कोई गलती, भूल या पाप हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। अभी मैं मेरे मन ही मन में यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से आसमान में एक जोर की बिजली गरजती है, और उस बिजली के गरजने की आवाज के साथ ही आसमान से एक रोशनी सी चमकती है, और जहां पर मैं बैठा हुआ था उसके बगल में जाकर गिरती है, और उस रोशनी के गिरने के साथ ही एक इतनी भयंकर आवाज होती है कि उस आवाज को एक पल के लिए सुनते ही मुझे एहसास हो गया कि वहां पर आसमानी बिजली गिर गई है, और उस बिजली के गिरते ही मुझे एक जोर का झटका लगा, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर शायद उसके कुछ घंटों बाद मुझे होश आता है, और जब मैंने मेरी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो उस वक्त मुझे वहां पर सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। उस वक्त तक बारिश और आंधी भी रुक चुकी थी, और जो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था वह अंधेरा भी अब हट चुका था। जब मैंने आसमान की तरफ नजरें घुमाई तो उस वक्त तक शाम हो चुकी थी, और अब बस अंधेरा होने ही वाला था। लेकिन जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैं सड़क के बगल में एक खुले मैदान में पड़ा हुआ था। उस वक्त वहां पर वह कच्चा घर नहीं था, बल्कि मुझे तो मेरे चारों तरफ सिर्फ खुला मैदान ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैंने मेरे सामने की तरफ देखा तो मुझे मेरे सामने दो राख के ढेर दिखाई दे रहे थे, और वह राख के ढेर बिल्कुल उसी जगह पर थे जिस जगह पर वह चुड़ैल और वह नर पिशाच मेरे सामने बैठे हुए थे। इसके बाद मैं जल्दी से वहां से उठा और सड़क की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन जब मैं सड़क की तरफ दौड़ रहा था तो मुझे वहीं पर बगल में मेरी बाइक जमीन पर गिरी हुई दिखाई दी। इसके बाद मैं जाकर उसको उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने उस बाइक को उठाया तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी बाइक का टायर अब पंचर नहीं है, बल्कि वह बिल्कुल ठीक ठाक है और उसमें हवा भी भरी हुई है। यह देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि अगर मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था
तो फिर यह अपने आप ही ठीक कैसे हो गया। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैंने वह सब सोचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी मैंने यह समझा कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलकर अपने गांव, अपने घर पर पहुँचना है। उसके बाद मैंने बाइक को वहाँ से स्टार्ट किया और जल्दी से वहाँ से अपने गांव की तरफ निकल गया। जब मैं अपने गांव पहुँचा तो तब तक पूरी तरीके से शाम हो चुकी थी और अब धीरे धीरे अंधेरा चारों तरफ छाने लगा। इसके बाद मैंने घर जाते ही मेरे साथ जो भी घटना हुई थी वह मेरे घर वालों को बताई। मेरे मुंह से मेरे साथ घटी उस घटना को सुनने के बाद मेरे घर वाले तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। जब मैं अपने घर वालों को उस घटना के बारे में बता रहा था तो उस वक्त एक दो पड़ोसी भी हमारे घर पर आ गए थे और उन्होंने भी वह बात सुनी। और दूसरे दिन सुबह तक यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी कि कल रात विकास के साथ शहर जाने वाले रास्ते पर उस बरगद के पेड़ के पास यह घटना हुई। और उस घटना को सुनने के बाद गांव के कई बुजुर्ग लोग हमारे घर पर मेरे पापा के पास आते हैं और वह बताते हैं कि उस बरगद के पेड़ पर कई बुरी आत्माओं का बसेरा है, क्योंकि उस जगह पर कई बार कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनमें बहुत से लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर उन लोगों की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। उन बुजुर्ग चाचा ने हमें बताया कि जब वे जवान थे तभी से उस बरगद के पेड़ के पास कई लोगों के साथ बहुत सी डरावनी घटनाएं हुई हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद मैं अकेला कभी भी कहीं पर भी अपने घर से बाहर ना जाऊं। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस दिन किसने मेरी जान बचाई होगी? मुझे तो उस वक्त बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां से जिंदा बचकर अपने घर आ पाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, विकास की जुबानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।